हेलो चैंपियंस, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, पेपर खत्म हो गया, बर्डन कम हो गया। कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैथ्स का पेपर बाकी है। बर्डन खत्म होने के साथ साथ एक बर्डन मैं भी लेकर आ गया हूं। टेंशन देने कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत। हम आज बात करेंगे अभी हुए पेपर की साइंस। मैं केमिस्ट्री सेक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। शेयर तो शेयर भी कह सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। ये तो बहुत सिंपल था, मुझे लगता नहीं है कि आप सब में से किसी ने भी इसे गलत किया होगा। अगर गलत किया होगा तो मैं सही कर देता हूं। देखो यहाँ पे क्लोरीन 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 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयर करने के लिए? आप बताओ मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयर करने के लिए? Cl 1 2 3 4 5 6 7, Cl 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से चाहिए और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से चाहिए, एक बॉन्ड बनेगा। क्या लगता है कहां पे है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग? हियर इट इज। हो गया आंसर, आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये तो बस याद करने वाली चीज थी। हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे रिमूव करते हैं? हमारे पास है सोडा ऐश, सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडा ऐश तो यहाँ पे कहीं नहीं है, हाँ, लेकिन वॉशिंग सोडा है, तो हम इसे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज अल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट, बिकॉज व्हाट इज अल्कली? अल्कली बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वाटर सॉल्युबल है। फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस तो है बट इट इज नॉट वाटर सॉल्युबल। जरा देखो स्टेटमेंट को कौन यहाँ पे जस्टिफाई करता है। मुझे लगता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। नहीं, ये नहीं होगा, तो जो नहीं होगा उसे मैं क्रॉस कर देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज आल्सो अ बेस बट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। मिल गया, ये तो चाहिए था, है ना, कि फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस तो है लेकिन वाटर सॉल्युबल नहीं है। जब वाटर सॉल्युबल नहीं है तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अल्कली मेटल। एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। हमारी पुराने लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे, वीडियोस देखी एसिड बेस की, तो आपको पता होगा मैंने बताया है कि टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। अ मेटल रिबन एक्स बर्न्स इन ऑक्सीजन। कोई भी मेटल हम जो बर्न कर सकते हैं वो एक ही मेटल है, मैग्नीशियम। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले मुझे आंसर पता चल गया, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। A metal ribbon X burns in oxygen with a dazzling white flame forming a white ash Y. The description of XY and the type of reaction is. मैंने पहले बताया आपको कि मैग्नीशियम ही है जो जल सकता है, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल हैव MgO। यहां पे दो और यहां पे दो। जरा देखते हैं यहाँ पे X ये है, Y ये है। बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, Y तो नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन तो पहले से पता है, हमें कंपाउंड बताना है, दिस इज Y। तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ है? यहाँ है। कौन सी रिएक्शन है ये? दो अलग अलग स्पीसीज को मिलाकर एक स्पीसी बन गई, तो क्या कहते हैं इसे? दो चीज कंबाइन हुई है, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गो टू द नेक्स्ट वन। When aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed in an insoluble substance separates out, the chemical equation for the NCERT का एग्जैक्ट सेम रिएक्शन उठा के दे दिया इन्होंने। इनके पास भी काफी काम था तो उन्होंने ज्यादा मेहनत करी नहीं। कोई बात नहीं, हम भी नहीं करेंगे। हमें पता है कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रेट मिलाते हैं हम तो रिएक्शन बन जाती है। ओके, जरा देखो यहीं पे हम बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लो। ये और ये कहीं है क्या? लेड नाइट्रेट कहाँ दिख रहा है आपको? फिलहाल तो यहाँ दिख रहा है, इधर ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है ना। लेकिन अब देखते हैं दोनों, इन दोनों में से सही कौन सा है? जिसकी बैलेंसिंग सही है वही सही है। क्या लिखता है यहाँ पे? दो पोटेशियम है, दो आयोडीन है। यहाँ पे दो पोटेशियम है और दो आयोडीन है। यहाँ पे एक आयोडीन है, एक पोटेशियम है, एक आयोडीन है और एक पोटेशियम है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बातें क्लियर है। यहाँ पे लेड एक है, लेड एक है, नाइट्रोजन दो है, नाइट्रोजन दो है, नाइट्रोजन एक है। तो ये यहां से बाहर हो गया रेस से, और जो बना रहा है रेस में वो ये है। आगे बढ़ते हैं। आपने अगर आप सबने ऑप्शन बी टाइप किया है सही है, गलत किया है गलत है। ओके, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व। फिर से बता रहा हूं, मैंने लेक्चर में
धार धार के बताया था कि अगर सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें से कोई भी अगर एसिड किससे के साथ मिलता है तो हमेशा CO2 गैस ही मिलेगी। क्वेश्चन कहता है व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कोई भी एसिड हो हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। द गैस इवॉल्व इज, कौन सी गैस मिलेगी, तो हमें गैस तो पता चल गई CO2 मिलेगी। यहाँ हाइड्रोजन लिखा है तो नहीं मिलेगी, हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, CO2 ये भी है, CO2 ये भी है। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैं देखता हूं। CO2 की प्रॉपर्टी भी ली है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट ब्लोज ऑफ अ बर्निंग मैच स्टिक विथ अ पॉप साउंड। अब सबको पता है CO2 की प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइम वाटर को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देता है, मिल्की वाइट कर देता है, थोड़ा सा अगर एक्सेस हो जाए तो उसको कलरलेस भी कर देता है। ठीक है, और ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन सिर्फ आंसर्स की बात करेंगे। डिस्कशन अब आप लेक्चर्स में वीडियोस में देखिए मेरी पुरानी। एजर्शन रीजन सबसे फेवरेट पार्ट है ये पेपर का। रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एब्सोल्यूट, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती हैं। तो अगर मैं क्विकलाइम को वाटर के साथ मिलाऊंगा, आपको पता है पुराने जमाने में जब हम सफेदी करते थे, पुताई होती थी, तो चूने पत्थर आते थे ना, उसमें हम पानी मिलाते थे, जब मिक्स करते थे तो बहुत हीट बनती थी, तो एक्सोथर्मिक ही है। तो ये ए तो सही है। ओके, क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा हीट इवॉल्व होगी। नेक्स्ट वन, क्विकलाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यस, हीट रिलीज करता है तभी तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, सो ए एंड आर is correct. Got it, champs? Go to the next one. अच्छा, अब काम करने का टाइम आ गया है। 1 word क्वेश्चंस खत्म, 1 मार्क क्वेश्चंस खत्म, अब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। A student took a small amount of copper oxide in a conical flask and added a dilute hydrochloric acid to it. He observed a change in the color. ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड लिया है किसी बच्चे ने, आप जैसा ही बच्चा था उसने काम किया और पेपर में आ गया। किसी ने क्या लिया है, CO2 नहीं लिया, कॉपर ऑक्साइड CuO लिया है इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड एडेड HCl, और उसने HCl क्या किया है, के साथ मिलाया है। ठीक है, फिर कुछ उसने कलर एब्जॉर्ब किया होता हुआ, लेट्स सी क्या हुआ होगा। कॉपर ऑक्साइड और HCl अगर मिलेंगे तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा और यहां बनेगा कॉपर क्लोराइड एंड H2O। तो कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होगा, आपको ये पता करना है। हम सबको पता है कॉपर क्लोराइड जो है वाटर के साथ, यहाँ पे हाइड्रेटेड कॉपर क्लोराइड जो होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, ब्लू ग्रीन। और अगर ये एनहाइड्रस होता तो ये ब्राउन कलर का होता कॉपर क्लोराइड। फिलहाल ब्लू ग्रीन इज द ऑप्शन। ऑप्शन तो नहीं है, आपको खुद लिखना पड़ेगा। अगर आपने आंसर लिखा है, अगर आपने दोनों कलर लिखे होंगे दैट्स वेल एंड गुड, अगर आपने ब्लू ग्रीन लिखा है तब भी आपका आंसर सही है। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, हमने कंपाउंड का नाम लिख दिया जो मिला है हमें। क्या है कंपाउंड, ये रहा इप्रस क्लोराइड। नाउ का कलर लिखना था, हमने कलर भी लिख दिया। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख दी है, देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। जेम्स बैलेंस करना आता है आपको, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 है, ओके यहाँ वाटर 2 है, यहाँ ओके बैलेंस। देखो 1 कॉपर 1 कॉपर, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट अगला, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। कास्टिक सोडा बनाने के लिए एक कंपाउंड X का इस्तेमाल किया गया है। ओके, कास्टिक सोडा अगर आपको पता होगा ना, पूरा क्वेश्चन समझ। व्हाट इज कास्टिक सोडा, पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे बनाने के लिए किसी एक X एलिमेंट की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम लोग, किसी एक X एलिमेंट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। वो X एलिमेंट क्या है, आप सबको पता है, हम सब ने ब्रेन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करी थी जिसमें हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलाइजेशन करते हैं, इसे इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस
क्लोरीन गैस प्लस वाटर, ये हमें मिलता है। तो क्वेश्चन कहता था इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा, ये था कॉस्टिक सोडा जो हमें बनाना था, हमने उसके लिए एक एक्स एलिमेंट का इस्तेमाल किया, ये रहा एक्स एलिमेंट चैम्प्स। ओके, इन दिस प्रोसेस टू गैसेस वाई एंड जी आर लिबरेटेड, वाई एंड जी दो गैसेस हमें जो मिली है इसमें, एक तो क्लोरीन गैस मिली है और एक हाइड्रोजन गैस मिलती है। ओके, हमें एक हाइड्रोजन गैस मिलती है, तो दो गैसेस भी मिल चुकी हैं। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, तो दिस इज एक्स, हमने एक्स ढूंढ लिया, हमने वाई और जी ढूंढ लिया। नाउ जी आर लिबरेटेड, वाई इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड जी विच इज लिबरेटेड एट द नोड। अब ये जी है ये वाई है, मुझे कैसे पता चला? ओके, इसने कहा है कि जो जी है, जी जो मेरे पास जी गैस है वो कहाँ मिल रही है मुझे, वाई इज लिबरेटेड कैथोड, वाई कैथोड पे है और जो जी है वो एनोड पे है। आप मुझे बताइए एनोड क्या होता है, प्लस या माइनस? एनोड होता है प्लस, कैथोड होता है माइनस। तो माइनस पे कौन जाएगा इनमें से? क्लोरीन जाएगा जिसके पास माइनस चार्ज होता है, या हाइड्रोजन गैस जाएगा जिसके पास प्लस चार्ज होता है? तो हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज होता है, इसलिए कैथोड पे बनेगा हाइड्रोजन गैस और एनोड पे बनेगी क्लोरीन गैस। ओके, तो इस बात से मैंने पता लगा कि जी पे कौन है और वाई पे कौन है। तो चैम्प्स अगली बात जो ये पूछना चाह रहा है हमसे वो ये कह रहा है ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक लाइम, व्हाट इज ड्राई स्लेक लाइम? दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ड्राई स्लेक लाइम के साथ अगर हम रिएक्ट करें इसको जी को तो बी बन जाता है, तो बी बताइए। बहुत सिंपल है, जी क्या है Cl2, स्लेक लाइम क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्लोरीन को मैं ट्रीट करता हूं, यू नो व्हाट विल आई हैव? आई विल हैव व्हाट? ब्लीचिंग पाउडर। मैं यहां पे लिख देता हूं बी का नाम, व्हाट इज बी? बी इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए सारी बातें हो गई। अगर आप सबने यही आंसर्स लिखे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके। 32, why is acidified water considered to be a good conductor of electricity? एसिडिफाइड वाटर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जाता है? बहुत सिंपल सी बात है, जब भी एसिड वाटर में जाएगा, जब भी एसिड वाटर में जाएगा वो आयनाइज हो जाएगा, वो कैटायन और एनायन हमें देगा। जब कैटायन और एनायन हमें मिलेंगे तो फ्री आयंस फ्लो करेंगे वाटर के अंदर, और वाटर में जब एनायंस या कैटायंस फ्लो करेंगे, जब वाटर के अंदर चार्जेस फ्लो करेंगे भी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ओके, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए चार्जेस का सहारा चाहिए, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। सो अगर आपने आंसर लिखा है, अगर ऐसा ही आंसर लिखा है, इसी पे बेस लिखा है, तो आपका आंसर सही है। प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी while अच्छा मेरी स्पेलिंग गलत होगी ना वाइल की, तो ठीक कर लेना। while adding acids in water it dissociates in cation and anion. These positive negative charges flows in aqueous solution which causes conduction of electricity. That's it. इसको अगर आपने यही लिखा है तो अच्छी बात है, इससे अच्छी लैंग्वेज में लिखा है तो और अच्छी बात है, ये नहीं लिखा तो गलत बात है क्योंकि आपके मार्क्स कटने वाले हैं फिर। खैर अगर कट गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लो मार्क्स। क्वेश्चन कहता है राइट अ केमिकल इक्वेशन शोइंग द आयनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर में मिलाएं, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते तो कुछ और होता, फिलहाल मैं इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर रहा हूँ, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में सिर्फ ट्रीट कर रहा हूँ, आयनिक प्रोडक्ट लिखना है। ओके, एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या बना हमें नहीं पता करना, वरना हमें अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते तो कुछ और बनता। फिलहाल आई ओनली हैव टू शो द आयनिक प्रोडक्ट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब भी पानी में जाएगा, पोटेशियम प्लस OH नेगेटिव हमें मिलेगा। वाटर भी डिसोसिएट होता है, वाटर भी H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब ऐसा होता है, वरना वाटर अपने आप नहीं टूटता। बड़े चैम्प्स, और कोई क्वेश्चन बाकी है? Care must be taken while diluting concentrated nitric acid in water। वो इसलिए जब भी नाइट्रिक एसिड को आप वाटर में डालेंगे तो आपको सावधान रहने की जरूरत क्यों है? ये है क्योंकि जब भी आप while adding एसिड्स, हमेशा एसिड को ही वाटर में डालना चाहिए, वाटर को एसिड में आप नहीं डाल सकते, ठीक है? बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और क्या हो सकता है, इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी कि आपके हाथ में ही आपका फ्लास्क बस्ट हो सकता है। while adding acids in water it is a vigorous process। यहाँ लिखना पड़ेगा vigorous process in which large amount of heat is formed, large amount of heat is formed, heat is not formed, produced, got it champs? Produced and dangerous for safety reasons, और क्या होगा, it will burst and या बस इतना ही सही है, will be burst, that's it। अगले पे चलते हैं। while electrolyzing water before passing the current some drops of an acid are added, why name the gas, celebrate at cathode and anode। ओके, जब भी हम H2O को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, ओके चैम्प्स, मतलब पानी को तोड़ा जाता है बिजली की सहायता से, इलेक्ट्रोलाइसिस उसका किया जाता है, तो हमें H2 प्लस O2 मिलता है, गॉट इट? पर ऐसा करने के लिए हम वाटर के अंदर कुछ एसिड्स डालते हैं। क्यों डालते हैं उसका रीजन में पीछे लिख रखा है कि एसिड डालने की वजह से जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से हो जाती है, तो हमने जो पीछे रीजन लिखा है वो आप यहाँ पे भी लिखेंगे। एक चीज और पूछ रहा है, नेम द गैस लैबोरेट एट कैथोड एंड एनोड। जब भी वाटर टूटता है तो H प्लस और O माइनस में टूटता है, जो कैथोड है वो क्या है, माइनस, एनोड क्या है, प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, इस प्लस, ये जो प्लस वाला पार्ट है, ये प्लस माइनस के पास जाएगा, यहां जाता है, ये माइनस, मैं ये लिख देता हूं, ये माइनस इस प्लस के पास आ जाता है। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे H प्लस 2 बार आएंगे और हमें मिल जाएगा 2H, H2 हमें मिल जाएगा H2, और एनोड पे हमें मिल जाएगा O2। हाइड्रोजन गैस मिलेगा कैथोड पे, एनोड पे मिलेगा ऑक्सीजन गैस। बस कहानी यही थी जो पता करनी थी। अगला, write the relation between the volume of gas collected at anode and cathode। एनोड और कैथोड पे गैस जो मिलेंगी, हाइड्रोजन गैस मिली है और ऑक्सीजन गैस मिली है, इनका वॉल्यूम का रेशियो बताना है। हमेशा जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है इसका रेशियो 1:2 रहता है। वाटर के फॉर्मूला, अगर वाटर का फॉर्मूला आप देखते हैं उसके मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसलिए जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन डबल मिलता है, ऑक्सीजन डबल मिलता है। ऑक्सीजन से हमेशा हाइड्रोजन डबल मिलता है, तो O/H is equals to 1:2। Got it? Now what is observed when silver chloride is exposed to sunlight? जब भी सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में आप रखेंगे तो क्या होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। जो भी धूप में जाएगा
वो क्या होगा, काला हो जाएगा ना। तो इसके साथ भी वही होता है, जब भी हम सनलाइट में AgCl को रखते हैं क्या होता है, हमें Ag+Cl2 अलग मिल जाता है, ये दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं। बैलेंसिंग के लिए हम ऐसा करेंगे, इस रिएक्शन को कहा जाता है कौन सी रिएक्शन, ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन। इसलिए धूप में जाना बंद कर देना, गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई करना 11th के लिए। चलिए 36 क्वेश्चन, छूटा तो नहीं है। गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन का नाम हमने दे दिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये क्लास 36, इट इज ऑब्जर्व दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड जो बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, हमने अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया, आपने अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दिया। अगर हम दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो, देयर आर नो, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, free electrons to conduct electricity because they are already have been shared, have been shared। गॉट इट चैम्प्स, सिर्फ यही लिखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग की वजह से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो चुके हैं तो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो सके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। कार्बन कैन neither फॉर्म C4 कैटायन नॉर C4 एनायन। कार्बन ना C4 प्लस बना सकता है ना C4 माइनस बना सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ध्यान से सुनना, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। दोनों ही इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 इलेक्ट्रॉन वो कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 ये कैरी कर लेगा, तो बस टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ 6 प्रोटॉन है। तो 6 प्रोटॉन के लिए ये 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, इसलिए ये C4 एनायन नहीं बना सकता। गॉट इट चैम्प्स। दूसरी बात, तो C4 प्लस क्यों नहीं बना सकता? किसी को दे तो सकता है? जी नहीं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन देना होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है तो कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड आपने सुना होगा, नहीं सुना तो फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हम निकाल सके। बॉडी चैम्प्स, तो इलेक्ट्रॉन 4 निकालना मुश्किल है क्योंकि एनर्जी अवेलेबल नहीं है इतना। इलेक्ट्रॉन 4 रखना मुश्किल है क्योंकि कैपेबिलिटी नहीं है इतनी उसके न्यूक्लियस की, इसलिए दोनों मुश्किल है। इसलिए आयनिक बॉन्ड बनाता ही नहीं, ना प्लस बनाता है ना ही माइनस बनाता है, कर लेता है। ओके चैम्प्स, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, C2H5OH। 2 कार्बन है, एक O है, एक H है, एक H है, एक H है, एक H, H और H। जितने भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं उसको रेस्ट शो करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के जो है वो ब्लू होंगे, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के कैसे रखे चैम्प्स? कार्बन के हम रख देते हैं ग्रीन, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन को चाहिए कितने? हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास है, एक इससे ले लेगा। इस हाइड्रोजन को भी एक और चाहिए, इसने से एक ले लिया, इसने से एक ले लिया और इसने ले लिया और इसने, तो सारे हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन ने एक इसको दे दिया है, अब एक जो जिसको जितने इलेक्ट्रॉन देता है उससे तो नहीं वापस ले लेता है, तो ऑक्सीजन ने एक इसको दे दिया है, तो अब एक इससे ले लेगा और एक इससे ले लेगा, तो ऑक्सीजन भी हो जाएगा कंप्लीट। तो जी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, सारे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कौन कौन बचा है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन। तो कार्बन जो है
वो अब देखेंगे ध्यान से, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए। इसने एक इसको दिया है तो इससे लेगा, एक इसको दिया है तो एक इससे वापस लेगा, एक इससे वापस लेगा और एक इससे तो शेयर करेगा। ऐसा हो गया, सही में भी वही कहानी करेगा। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करते, यही आंसर है। मैं फिर से अगर इसके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, ये हो गया इथेनॉल। केम्स, इसकी कहानी खत्म। जल्दी से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई हीटेरो एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें हीटेरो एटम कौन है? हीटेरो एटम कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जितने एटम्स हैं सारे हीटेरो एटम्स हैं। तो हमारे पास एक हीटेरो एटम देखो कौन है, एक तो ये है ओ, दिख रहा है, एक तो ओ है, और इसको हटा दे, इसकी कहानी पता चल गई। दूसरी ये है Cl, तो Cl और O ये दोनों हीटेरो एटम्स हैं। अगर आपने Cl और O का लिखा हीटेरो एटम्स तो सही है, नहीं लिखा तो बेटा क्यों नहीं लिखा? The last one but not the least, the melting point and the boiling points are of some ionic compounds are given below. ठीक है, these compounds एक बार देख लो इनको सब, ओके ध्यान से देख लिया आपने। Now let's see, these compounds are termed ionic compounds because they are formed by transfer of electrons from a metal to a non-metal. The electronic बहुत कुछ है, आप इसको पढ़िए पहले, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। 10 तक काउंट करूंगा, जल्दी से इसको पढ़ लो, पेपर में तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ लो। 10 तक काउंट करूंगा, चलो 10 1 जा 10। क्वेश्चन करते हैं। शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर हुए हैं? मैग्नीशियम के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में? 2। क्लोरीन के पास कितने होते हैं? Cl 1 2 3 4 5 6 7। Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसके पास होते हैं, 2 इसके पास होते हैं। 2 ये रख नहीं सकता, 7 के साथ ये जिंदा नहीं रह सकता। क्या करेंगे? एक इसको दे देंगे ताकि इसकी भी इच्छा पूरी हो जाए, इसकी भी इच्छा पूरी हो जाए। तो अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या होगा? बड़ा आदमी बन गया, 2 पॉजिटिव। जो लेता है वो छोटा आदमी हो गया, है ना? तो वो उसके पास नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का है, वो ये रहा। गॉट इट चैम्प्स? जिसकी वजह से इसके पास माइनस चार्ज आएगा, किसकी वजह से आएगा? मैग्नीशियम की वजह से, ये रहा। पर ऐसे 2 है हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बंद, और जो उसकी उधारी है वो यहाँ दिख रही है। क्लियर है? अब इसको खत्म नहीं हुआ है, ओके, इतना हो गया। अब इसको अगर हम आगे दिखाएंगे, व्हाइट पेन से दिखा देते हैं। नाउ Mg 2 + 2 2 Cl माइनस, इसको अगर हम पूरा दिखाएंगे तो बन जाएगा MgCl2। ये हमें चाहिए। तो हमने दिखा दिया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कैसे MgCl2 बनता है। अगला क्वेश्चन, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स अदर देन हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है, इसके अलावा कोई और 2 प्रॉपर्टी बताइए। पहली तो ये है कि ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं। दूसरा सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। इतना आसान पेपर आया था चैम्प्स, है ना? व्हाइल परफॉर्मिंग एन आयनिक कंपाउंड से सोडियम क्लोराइड, हाउ डज सोडियम एटम अटेन इट्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? सोडियम एटम अपनी कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है अगर हम NaCl बनाते हैं? तो बहुत सिंपल चीज़ है, हमने वही बात करी है। सोडियम के पास लास्ट में 1 होता है, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 1 कम होता है। तो क्या होगा? सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कैसे? सोडियम के पास 1 पॉजिटिव, क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव आ जाता है। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या करते हैं? बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जी इनर्ट पेयर अब इसको मिल गया है सोडियम क्लोराइड को। चैम्प्स, अगली बात करते हैं, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन टू बी मूव्ड एंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी शेड हो चुके थे, जैसा मैं पिछले क्वेश्चन में बात करी है। ओके चैम्प्स, तो
मॉल्टन स्टेट में क्या होता है, वो टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर वो आयंस के फॉर्म में आ जाते हैं और आयंस के फॉर्म में वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉलिड फॉर्म में they are not ions, they do not have free electrons, for that reason they cannot conduct electricity. चैम्प अगर आपने आंसर लिखा है तो आप सच में चैम्प हैं। Now what happens at the cathode when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride? सोडियम क्लोराइड से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, what happens at the cathode when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride? ये ब्रेन सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट है। सोडियम क्लोराइड है, एक्वा सॉल्यूशन है इसका। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो मुझे मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए मुझे मिलेगा एनोड पे और ये मिलेगा कैथोड पे। कहाँ की रिएक्शन पूछी है इसने पूछी है, कहाँ की पूछी है? व्हाट हैपेंस एट द कैथोड? कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे हमें H2 मिलेगा, तो मैं कैथोड का लिखता हूँ। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड माइनस होता है तो H प्लस 2 बार आएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 2 और मुझे मिल जाएगा H2। तो केमिस्ट्री सेक्शन इज फिनिश्ड। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। बाय। Welcome students. So we will discuss the solution of today's paper, your science paper. Let's start this discussion. Okay, so the first question is the number of chromosome in parents and offspring of a particular species undergoing sexual reproduction remain constant due to. We know that bache, in case of human beings, how many chromosomes are there? 46 chromosomes are there, right? तो 46 क्रोमोसोम और 46 इनका कहना है 92 होना चाहिए था, बट वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज 46। ऐसा क्यों? दिस इज फर्स्ट डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, बिल्कुल भी नहीं, नो। हाफ ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, नो, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद कभी भी हाफ नहीं होता है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम बिफोर गेमीट फॉर्मेशन, नो। So the right option is halving of chromosomes at the time of gamete formation. जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तभी क्रोमोसोम 23 आते हैं बोथ पेरेंट से, जो ज्वाइन होके फर्टिलाइज होके टोटल कितना होता है आपका? 46 क्रोमोसोम। तो आंसर विल बी पार्ट योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एडोलसेंस रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट। जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है तो क्या चेंजेस आते हैं? ऑब्वियसली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी चेंजेस तो स्टार्ट होते ही हैं। उसके साथ क्या होता है? जनरल ग्रोथ रेट बिगिंस टू स्लो डाउन। ये बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे, क्योंकि आपका बॉडी का उस टाइम मोस्टली एनर्जी किस में लगता है? आप में रिप्रोडक्टिव चेंजेस जो आते हैं उसमें लगना स्टार्ट होता है। तो जनरल ग्रोथ जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है। हाइट बिकम्स लेस, नो, आपका हाइट इंक्रीज होता है। तो बॉडी वेट रिड्यूस, नो। हेयर ग्रोथ डिक्रीज, नो। तो सो द करेक्ट आंसर इज option A, general growth rate begin to slow down. Next is, which pair of sex chromosome will determine a male? We know that अगर आपका XS होगा it will be a girl and XY it will be a boy. So the correct option is C, that is XY. Next, one of the event that doesn't occur during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के 3 इवेंट्स होते हैं बच्चे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो द ऑप्शन ए, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, परफेक्ट। ये परफेक्ट है बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन टू से ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, नो। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इनफैक्ट आपका यूज अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है, परफेक्ट स्टेटमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस, परफेक्ट। तो जो इवेंट फोटोसिंथेसिस के टाइम नहीं होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ध्यान से देखिए बच्चे, इसमें क्या हो रहा है? यू कैन सी आपका वाटर किधर मूव कर रहा है? अपवर्ड टूवर्ड लीव्स। तो आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है आप लोगों का? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, आपका जाइलम इन्वॉल्व है। लेकिन इधर देखिए बच्चे, आपको लीव से, यहाँ पे एक लीव बनाया है जिसमें से दिखाया है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है।
तो ट्रांसपिरेशन की वजह से यहाँ पे एक सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है एंड आपका वाटर अपवर्ड मूव कर रहा है. तो अब ऑप्शंस देखते हैं. इवेपोरेशन मेंटेन वाटर कंटेंट इन द लीफ सेल, ऐसा यहाँ पे नहीं पता चल रहा अभी. ट्रांसपिरेशन हो रहा है, परफेक्ट, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है. क्रिएट अ सक्शन फोर्स विच पुल वाटर इनसाइड द प्लांट, यही हो रहा है बच्चे. ट्रांसपिरेशन होके ये एक सक्शन फोर्स क्रिएट हो रही है जो वाटर को अप साइड पुल कर रही है. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. यहाँ एक्सक्रीशन और ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड नहीं है. ट्रांसलोकेशन होता है फूड का मूवमेंट, यहाँ पे फूड मूव नहीं हो रहा है, आपका वाटर मूवमेंट हो रहा है. और वो किसकी वजह से हो रहा है? ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है. यस. So the next is the inner wall of the small intestine have finger-like projection called villi, which are rich in blood supply, and we know that rich in blood capillaries. बिल्कुल perfect statement है. Okay. Now reason is these villi will have a large surface area to help the small intestine in completing the digestion of food. यहाँ पे एक वर्ड ने सारा गड़बड़ किया बच्चे, that is digestion. डाइजेशन की वजह से ये रीजन बिल्कुल रॉन्ग हो चुका है. यहीं पे अगर एब्जॉर्प्शन लिखा होता तो ये दोनों, आपका असर्शन भी ट्रू होता और आपका रीजन भी ट्रू होता. लेकिन इस टाइम आपका असर्शन ट्रू है बट आपका जो रीजन है वो कैसा है? रीजन इज फॉल्स. ओके, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. नाउ 19, in human assertion, in human, if gene B, capital B, is responsible for black eye and gene B, small b, is responsible for brown eye, then the color of the eye of the progeny having gene combination capital B, small b, small b, small b, or capital B, capital V will have black eyes. आप खुद सोचिए बच्चे, यहाँ पे क्या है? दिस कॉम्बिनेशन डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन, तो क्या होगा? ब्लैक आई, राइट. This combination both are recessive genes, so recessive gene express itself and the color will be brown, right? क्योंकि यहाँ पे black का कोई आपको जीन नहीं दिख रहा जो एक्सप्रेस हो. Then B and B, black, both dominant है, black ही है तो black eye होगा. So black eye only, ये statement इसको गलत करता है क्योंकि इस केस में person का eye कैसा होगा? आपका brown eye होगा. Right, so assertion is wrong. Let's see the reason. The black eye color of the black color of the eyes is the dominant one. Perfect. Right. तो इसमें क्या हुआ? Again, assertion is false. Not again. उसमें अलग था. And reason is true. I hope आपको clear है ये. Yes, moving ahead. 2 green plants are kept separately in oxygen-free container. One in the dark and another in sunlight. It was observed that plant kept in dark couldn't survive longer. You have to give the reason. Simple बच्चे, आपने एक प्लांट कहाँ रखा है? आपने एक प्लांट को लाइट में रखा है और एक प्लांट आपका कहाँ है? डार्क में है. आपका प्लांट जो लाइट में है वो क्या परफॉर्म करेगा? वो परफॉर्म करेगा फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस होगा. फोटोसिंथेसिस होने के कारण कौन सी गैस रिलीज होगी? आपका O2. एंड ये प्लांट O2 यूज करके क्या करेगा? रेस्पिरेशन. एंड इसका लाइफ मेंटेन रहेगा क्योंकि हमने कैसा कंटेनर लिया है? एक ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में रखा है, लेकिन ये अपना ऑक्सीजन खुद बनाया जा रहा है तो इसे एज सच बाहर से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ये जो आपका लाइट में प्लांट है ये सर्वाइव करेगा. अब डार्क की बात करते हैं. इन डार्क, जो प्लांट आपका डार्क में है, डार्क में आपका फोटोसिंथेसिस होगा? नो फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा बच्चे तो आपका ऑक्सीजन भी नहीं है. जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन भी नहीं है एंड आपका ये प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता. तो द आंसर इज द प्लांट केप्ट इन light will live longer as the plant will perform photosynthesis, produce oxygen and keep surviving by using that oxygen for respiration. Okay, so next is give 2 reason why bile juice is considered to be an important secretion of liver in the process of digestion. Very simple one. First, to create alkaline environment, right? As we know बच्चे, आप लोगों का जो स्टमक होता है, स्टमक में
जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है। तो फूड आपका जब स्टमक से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जब स्टमक से इंटेस्टाइन में मूव करेगा तो वो एसिडिक होगा। लेकिन आपकी इंटेस्टाइन के आपके जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें कैसी कंडीशन चाहिए, एल्कलाइन कंडीशन चाहिए। तो फर्स्ट आपका ये बाइल जूस क्रिएट हो रहा है वो क्या करेगा, आपकी एल्कलाइन कंडीशन क्रिएट करेगा। सेकेंड, इट हेल्प्स इन डाइजेशन बाय द मेथड दैट इज कॉल्ड emulsification. Emulsification is breaking down of large globules of fat, आपके large fat globules है, into smaller fat globules, right? जिसकी वजह से आपका जो lipase enzyme है वो बहुत easily इनको digest कर देगा। So these two are the role of bile juices to create alkaline environment, and the second one is emulsification, breaking down of large fat globule into a smaller one. Next, name the hormones secreted in scary situation by animals. Write any 3 responses which enable the animal body to deal with it. Again a simpler one, but थोड़ा सा घुमा के है। We know that आपका emergency gland, emergency situation में कौन सा gland काम करता है, adrenal gland। और एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, आपका एड्रेनल हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा आपकी बॉडी में, एड्रेनल हार्मोन। अब एड्रेनल हार्मोन ऐसा क्या करता है कि आपकी बॉडी उस सिचुएशन से बाहर आ पाती है। फर्स्ट, आपका इंक्रीज इन हार्ट बीट, राइट। इस हार्मोन के रिलीज होते ही आपकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे दैट इज इंक्रीज इन हार्ट बीट। सेकेंड, increase in breathing rate, and also the third one, contraction of muscles। all these will क्या करेंगे बच्चे, आपकी ब्लड सप्लाई को बढ़ाएंगे, आपके ऑर्गन्स को अच्छे से ब्लड मिलेगा ताकि आपकी बॉडी को अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छा ग्लूकोज मिलेगा, अच्छी एनर्जी मिलेगी ताकि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट कर सके, रन कर सके, राइट। सो दीज आर द इवेंट्स, दीज आर द रिस्पॉन्सेज which enable the animal to deal in that particular emergency situation. Okay, now the next one, write one difference between biodegradable and non-biodegradable, list 2 impact of each. Yes, now biodegradable, very simple, right, and non-biodegradable. Yes, non-biodegradable, yes. Okay, first you have to tell the difference. बच्चे, biodegradable waste are those which degrade themselves automatically and naturally, right? ये क्या होंगे, degrade itself, खुद से degrade हो जाएंगे। For example, your vegetable waste, आपका जो वेजिटेबल वेस्ट होता है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इन केस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दीज आर द वेस्ट विच कांट बी डिग्रेड इजिली, राइट। नॉन बायोडिग्रेडेबल, they will remain in the environment for long time, remain in the environment for longer period of time. ओके, जबकि आपके जो डिग्रेडेबल होते हैं बच्चे वो खुद से ही डिग्रेड हो जाते हैं। ओके, एक और आपको इन्होंने पूछा है व्हाट आर द इम्पैक्ट, बट इट्स नॉट लाइक कि आपके जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है उनका कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता है एनवायरनमेंट पे, उनका भी हार्मफुल इम्पैक्ट होता है। किस तरीके से हार्म करती हैं बच्चे, आपके बायोडिग्रेडेबल वे, सबसे पहले तो आपका बच्चे ब्रीडिंग हाउस ऑफ डिजीज, आपके ब्रीडिंग हाउस हो जाता है बहुत ज्यादा डिजीज के लिए, मॉस्किटोज के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, राइट। एंड दूसरा, ये आपका एक और सिचुएशन कॉज करता है दैट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एल्गल ब्लूम होना, आपका वाटर में न्यूट्रिशन का कंटेंट इंक्रीज होना जिसकी वजह से एल्गल ग्रोथ होना, एंड देन एल्गल ब्लूम और एल्गल ग्रोथ की वजह से आपके एक्वेटिक एनिमल्स का डेथ होना, राइट। तो दीज आर द 2 पॉसिबल
affect a harmful side of your biodegradable waste. Now non-biodegradable waste. Non-biodegradable बच्चे, soil pollution, so many are there. Water pollution, land pollution, air pollution, राइट ये सब किससे होता है? आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। आपकी सॉयल इनफर्टाइल हो जाती है। ओके, एयर पोल्यूशन आपका ऑक्सोन, ये जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है, योर ग्रीन हाउस इफेक्ट, इवन नॉन डिग्रेडेबल अगर वेस्ट की बात करती हूँ तो आपका एक में बेस्ट एग्जांपल आता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन भी होता है, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस in the food chain. So these are the two effect of on environment. Now next is, how does paramecium obtain its food? Paramecium is a protist, it is a protozoa. Now how it obtain its food? It obtain its food with the help of very tiny hair-like structure on its body, and these hair-like structure is called cilia, right? And they have oral grooves, राइट इन ओरल ग्रुप से, इसीलिए की हेल्प से क्या करेंगे? फूड का इनटेक करेंगे, देन फूड बॉडी में डाइजेस्ट होगा, एंड एनल ओपनिंग से प्रॉपरली ये क्या होगा? बॉडी से बाहर हो जाएगा, राइट? सो आंसर विल बी पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सीलिया, राइट? ओरल ग्रुप्स। डन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, यस, you have to tell the role of in our digestive system. First, HCl. HCl का रोल बच्चे, first kills the microorganism, it kills the microorganism present in the food. Okay, and second important role, to provide acidic environment, to provide acidic environment or condition in stomach for enzymes to work, for enzymes to work or to perform digestion. Next is, what is the role of trypsin? Trypsin is present आपका कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एंड मेन रोल ऑफ trypsin is to digest प्रोटीन, राइट? आपके फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं trypsin. Now थर्ड वन इज मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट। मस्कुलर वॉल, एक तो सबसे पहले बच्चे मैकेनिकल ब्रेकडाउन, जो मसल स्टमक की आपकी ग्राइंड मतलब मूव करती हैं, तो उससे क्या होता है? एक तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन, मिक्सिंग ऑफ digestive juices, mixing of digestive juice with the food. This is the role of muscular wall of stomach. Now the last one is your salivary amylase. What is the role of salivary amylase? The role of salivary amylase is to, जहां पे भी आप वर्ड amylase सुनते हैं, it means that particular thing is involved in digestion of carbohydrate. आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी अमाइलेज, एंड जैसे ही आप अपने फूड अपने माउथ में लेते हैं, उसी पॉइंट से सलाइवरी अमाइलेज आपके फूड में प्रेजेंट स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं सिंपल शुगर में. तो सलाइवरी अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ starch into simple sugar, or we can say glucose. Okay, now the next one, name and explain the two mode of asexual reproduction observed in hydra. hydra आपका एक organism है, we know that, simple multicellular organism, right? अब ये asexually reproduce करता है. asexually means no need of two parents, no need of gametes, only one parent will give birth to a new one, will lead to a new individual. So the two methods for hydra are budding and fragmentation, right? In budding what will happen बच्चे, आपके outgrowth will come. This outgrowth will detach from the plant and you will get a complete new organism. In fragmentation what will happen, the organism will break down. ये जो organism है, consider it as a hydra, it will break down into two pieces, and these two pieces
will regenerate into whole new organism. So this is fragmentation. तो हाइड्रा कैसे कर सकता है आपका? बर्डिंग से भी एंड फ्रेगमेंटेशन से भी. नेक्स्ट वन, what is the vegetative propagation? List 2 advantage of using this technique. Vegetative propagation, first of all, it is a asexual method of reproduction. It is a asexual method of reproduction, right? In this particular way, in vegetative propagation, the vegetative part of the plant will give a new plant, right? In this one, vegetative propagation, आपका कभी भी seed, flower and fruit use नहीं होते. Leaf, stem, bud, in part से you will get a new plant. Okay. Next is, what are the advantages of these technique? First, what are the advantage? आप लोग आपको टाइम कम लगता है बच्चे, राइट? तो टाइम सेविंग होता है ये सबसे पहले, टाइम सेविंग. दूसरा, वी कैन गेट द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और सुपीरियर ब्रीड. आपको कैसा ब्रीड मिलेगा? सुपीरियर ब्रीड, और वी कैन से सुपीरियर क्वालिटी, राइट? आपका दीज आर द 2 एडवांटेजेस. और सर्टेन रिजल्ट्स मिलते हैं. आपको पता होता है व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू गेट, आपको क्या मिलने वाला है. ऐसा नहीं है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आपके सर्टेन रिजल्ट्स आएंगे जो आपको एक आइडिया है. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज, the most obvious outcome of the reproductive process is the generation of individual of similar design, but in sexual reproduction they may not be exactly alike. आपका केस स्टडी है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट. Why an offspring of human being is not a true copy of his parents in sexual reproduction? अगर आप लोग अपने आप को भी देखते होंगे बच्चे, ना बिल्कुल आप अपनी मम्मा जैसे हैं, ना बिल्कुल अपने पापा जैसे हैं, आप उनसे सिमिलर हैं, बट आप उनका आइडेंटिकल नहीं है. This is because, as in case of sexual reproduction, both parents, as the offspring is getting characteristics, genes from both the parents, right? तो आंसर क्या होगा? As sexual characteristics, or we can say as offspring will get gametes from male, we can say from male and female from 2 different parents. That's why आपको similarity दिखाई देगी, लेकिन आपको identical बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे. Okay. Now the next one. Yes. While performing experiment on inheritance in plant, what is the difference between F1 and F2 generation? In case of F1 generation, बच्चे, F1 is first filial generation, right? The major difference. And F2 is second filial generation. ओके. आपका जो F1 जनरेशन है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, ये आपको कैसे मिलता है? बाय ब्रीडिंग बिटवीन द पेरेंट्स, राइट? एंड सेकेंड फीलियल जनरेशन आपको कैसे मिलेगा? बाय इंटरब्रीडिंग द F1 प्रोजेनी, राइट? आपने एक मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट, जब इनका क्रॉस होगा यू विल गेट द F1 जनरेशन. जब आप F1 जनरेशन में इनके ही प्रोजेनी को, F1 की प्रोजेनी को ही आपस में ब्रीड कराएंगे, यू विल गेट द सेकेंड फीलियल जनरेशन. So this is the difference. I am repeating. F1 is first filial generation. F2 is second filial generation. In F1, what will happen? Parents will breed and will result in offspring. While in F2 generation, offspring will interbreed with each other. Okay. So the next is, why do we say that variation are useful for the survival of a species over time? As we know that, bache, this is because it will increase the chance of survival in case of extreme condition, unsuitable condition, or in changing environment, right? The simple as it increases the chances of survival under extreme condition. Okay,
So this will be the answer. Next question. Study Mendel's cross between two plants with a pair of contrasting features. ये characteristics है, round yellow and wrinkled green. So the first question is he observed 4 types of combination in F2 generation. Which of these were new combination? तो बच्चे एक तो हमारे पास क्या है, round yellow जो पहले से ही present है. दूसरा जो आपको दिखाई देगा unique one, that is round green. Okay. Third one, wrinkled green जो पहले से ही प्रेजेंट है, राइट. एंड जो आपको यूनिक मिलेगा, दिस वन इज यूनिक, एंड जो यूनिक मिलेगा दैट इज wrinkled येलो. तो दीज आर द यूनिक और न्यू प्लांट्स जो आपको दिखाई देंगे किसमें, F2 जनरेशन में. Now the next question is why do new features which are not present in the parent appear in F2 generation? A very important one. इसका बहुत सिंपल आंसर है, दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है बच्चे, दैट जो एलील्स प्रेजेंट होते हैं जीन्स पे वो कैसे इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं, वो डिपेंड नहीं करते दूसरे जीन्स पे, दे आर नॉट डिपेंड अपॉन अनदर जीन्स. तो एलील्स ऑफ अ सेम जीन are sorted independently of the another gene. So I hope बच्चों आपको आंसर्स क्लियर है. थैंक यू सो मच.